नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। अहमदाबाद में जो घटित हुआ किसी को कल्पना नहीं थी और आज अगले दिन हर व्यक्ति के दिमाग में बस एक ही बात है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ, कौन सी ऐसी वजह रही होगी। इस पर जबरदस्त तरीके से बहस चल रही है सोशल मीडिया पर और साथ ही साथ जांच भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में ये समझना कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस तरह की भीषण दुर्घटना की वजह बन सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस क्षेत्र के गुरु माने जाने वाले कैप्टन सौरभ भटनागर। इन्होंने न केवल बहुत से फ्लाइंग आर्ट्स किए हैं बल्कि आज की तारीख में आप इंस्ट्रक्टर भी हैं। और सर, हमें ये बात अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक लगती है कि इतनी तैयारियों के बाद आप किसी भी हवाई जहाज को कहते हैं कि अब आप उड़िए। आपके टेक्निकल भाषा में उसे कई तरह के चेक्स बोले जाते हैं जो हम सामान्य लोग समझते हैं जब हम हवाई जहाज में बैठे होते हैं और देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें चल रही हैं आसपास, फ्यूलिंग हो रही है और उसके बाद वहाँ से वो जो टेक ऑफ होता है, यानी कि टेक ऑफ तक, गो अहेड देने तक तो सब कुछ सामान्य था। अगले 50 सेकंड में क्या हो गया? देखिए, आप सभी को पता है कि एक एयरक्राफ्ट को उड़ाने में बहुत सारी एजेंसीज का साथ होता है। ग्राउंड स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ होता है, पायलट्स तो होते हैं। बहुत सारे चेक्स एंड प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं बिफोर यू टेक ऑफ ऑन द ग्राउंड एंड ड्यूरिंग टैक्सी, जब आप रनवे तक जाते हैं टेक ऑफ करने के लिए। टेक ऑफ के बाद जब आप हवा में होते हैं, अब आप जो हवाई जहाज उड़ रहा है वो उड़ रहा है आपकी इंजन की पावर की वजह से, और इंजन की पावर से आपको मिलती है लिफ्ट। और वो लिफ्ट, क्योंकि एक्चुअली हम सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमको सबको नीचे आना ही है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी उड़ रहे हैं। अगेंस्ट द ग्रेविटी उड़ने के लिए हमको चाहिए पावर। पावर कहाँ से आती है? इंजन से। और इंजन जब पावर देता है, उससे जब स्पीड आती है, उस स्पीड से जो विंग्स है उसमें डेवलप होती है लिफ्ट। उस लिफ्ट से जहाज जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाता है और उसको फिर हम जिसको बोलते हैं लेवल फ्लाइट या क्लाइंबिंग या डिसेंडिंग, वो सिर्फ फिर फ्लाइट कंट्रोल से हम हवाई जहाज को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली अगर जहाज में इंजन नहीं होगा तो फिर वो ग्लाइडर की तरह हो जाएगा। जैसे अब ग्लाइडर होते हैं जिसमें इंजन नहीं होता, ग्लाइड करते हैं विंग्स की तरह से। सो पावर ड्रिवन जो व्हीकल होती है एयरक्राफ्ट, उसमें इंजन्स होते हैं। तो इंजन्स की मदद से हम हवाई जहाज को कंट्रोल करके अपने मुताबिक उसको उड़ा सकते हैं और अपने मुताबिक उसको ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत सामान्य तरीके से ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है। इंजन्स यहाँ होती हैं। ये इंजन से आपको दिख रहा है, ये विंग्स में, ये विंग के, इसको अंडरस्लिंग बोलते हैं। विंग्स के नीचे इंजन लगा रहता है, एक इधर है और इसमें बहुत तेजी से एक टरबाइन, जिनसे टरबाइन फैंस होते हैं। टरबाइन होती है, टरबाइन के बाद कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के बाद जो कंबस्शन चैम्बर होता है, कंबस्शन चैम्बर के बाद आपका जो है एग्जॉस्ट गैस। और फ्यूल कहाँ होता है सर? फ्यूल जो है वो इधर होता है, विंग्स के अंदर होता है। यानी कि दोनों साइड जो विंग्स हैं, दोनों साइड उसमें फ्यूल भी होता है और इंजन भी होता है। इंजन नीचे, जिसको बोलते हैं हम लोग, टंगा होता है नीचे, अंदर नीचे टंगा हुआ हाँ, होता है। और इंजन से जो है वो, इंजन जो है विंग से ही अंदर इंजन के थ्रू जो है वो फ्यूल सप्लाई जाता है। यानी कि ये जो मेन चेंबर होता है, ये जो नहीं, ये इसको हम फ्यूजलाज बोलते हैं। फ्यूजलाज जो है इसमें सिटिंग एरिया है, इसमें सिटिंग लगेज एरिया है। यस, इसमें सिटिंग है, इसमें कार्गोज एरिया है, इसमें कॉकपिट है, इसमें गैलीज हैं, इसमें वॉशरूम्स हैं, इसमें सब कुछ है। मगर इसमें पूरी इसकी वायरिंग्स जा रही हैं इसके अंदर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की पूरी वायरिंग्स, जहाज में जो आप बैठते हैं सीट पे, आपको विंडो के ऊपर जो प्लास्टिक के पैनल लगे हों, तो उसके पीछे जो है, जो उसका मेन बॉडी, उसके अंदर पूरी जो है वायर्स रन कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब सर, उस विजुअल पे हम लोग चले जो टेक ऑफ है जहाँ से, और जैसे वो डिसेंड करता है, वो बात अपने आप में बहुत से लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। ये तस्वीर जहाँ से ये स्टैब्लिश होता है कि यहाँ से ये विमान जो है वो बोइंग 787 AI 171 ये उड़ रहा है। और ये सर देखिए, ये टेक ऑफ होता है। अब आप यहाँ से बेहतर होगा आप एक्सप्लेन करें। देखिए, जो विजुअल आए हैं, जो मैं इसको मैं पॉज कर दूं अभी, या इसको अगर हम पीछे से अगर हम देखना शुरू करें, जो टेक ऑफ था वो उसको जो हम बोलते हैं अनइवेंटफुल टेक ऑफ। मुझे कोई इसमें ऐसी कुछ दिक्कत लगी नहीं, एकदम सामान्य, परफेक्ट सामान्य टेक ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि नॉर्मल टेक ऑफ होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का, वैसे ही अगर हम इसको शुरू से यहाँ से अगर देखें, जो टेक ऑफ रनवे जो रन ले रहा है, इसमें बिल्कुल सामान्य है। और कोई भी अगर बाहर से भी देखेगा उसको कोई ऐसा लगेगा नहीं कि उसमें
अब आप देखिए यहाँ पर जो टेक ऑफ कर रहा है सामान्य टेक ऑफ है, जिसका पीछे आप देखिए धूल उड़ रही है, इसका मतलब इंजन जो है वो पावर डेवलप कर रहे हैं। पर सर व्हील्स तो टेक ऑफ के take बाद off हुआ है, हाँ, तो व्हील्स अभी So, लटके पड़े हैं। हाँ, तो अंडर कैरेज डाउन होता है। जब पॉजिटिव क्लाइंब, जो पायलट नॉन फ्लाइंग होता है, एक पायलट फ्लाइंग होता है, जो पायलट नॉन फ्लाइंग होता है, जिसको पायलट मॉनिटरिंग भी कहते हैं, वो पायलट जिसे बोलते हैं, को पायलट बोलते हैं। हाँ। देखिए हवाई जहाज दोनों उड़ा सकते हैं, राइट अच्छा। से भी को पायलट उड़ा सकता है, पायलट उड़ा सकता है। एक उसको पायलट फ्लाइंग बोलते हैं, दूसरा पायलट नॉन फ्लाइंग है, पायलट मॉनिटरिंग बोलते हैं, अच्छा। पीएम बोलते हैं हम लोग, पीएम पीएफ होता है। तो पायलट मॉनिटरिंग जो है वो अगर राइट साइड वाला पायलट उड़ा रहा है तो लेफ्ट वाला पायलट मॉनिटरिंग रहेगा। अच्छा। वो मॉनिटर करता है इंजन देख के पूरा पैरामीटर्स, टेक ऑफ रोल पे भी वो स्पीड कॉल आउट करता है कि ये स्पीड है, ये स्पीड है। और जब टेक ऑफ की स्पीड आ जाती है, जिसको हम V1 बोलते हैं, दैट इज टेक ऑफ सेफ्टी स्पीड, तो उसके बाद जो है दैट इज द कॉल, जिसको हम बोलते हैं गो नो गो सिचुएशन। अगर V1 एयरक्राफ्ट क्रॉस कर जाता है, उसके बाद उसको अगर सेफली एयरबॉर्न है, उसको फिर टेक ऑफ करना ही पड़ता है जनरली। अगर अबॉर्ट करेगा उसके बाद, तो चांसेस हैं कि जो है वो रनवे जितना बाकी रह गया उसमें वो ना रोक पाए जहाज को। सो वो सेफ स्पीड है, उसी स्पीड पे आपको कोई इंजन फेल हो जाता है, एक इंजन, तो भी एयरक्राफ्ट डिजाइन टेस्टेड प्रूवन है कि वो सिंगल इंजन पे फुल वेट के साथ वो क्लाइंब आउट कर जाएगा रनवे पर से। मैं इसलिए ये प्रश्न कर रहा हूँ कि ये जो व्हील्स है इस विमान की कभी भी अप हुई ही नहीं। क्या ऐसा दिमाग में उनके आया होगा, ये तो बस देखिए कंजेक्चर ही है कि स्थिति ठीक नहीं है और वो वापस उतारने के लिए भी तैयार रहे होंगे, उन्होंने व्हील्स अप क्यों नहीं करी? देखिए ये मैं इस समय इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आई एम नॉट अभी बहुत प्रीमेच्योर है क्या हुआ होगा, बिकॉज बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं सोशल मीडिया में और हमारे फ्रेटर्निटी में भी, मगर मैं इस बारे में कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा बिकॉज अब ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। क्यों नहीं गई ये हमने, बट हाँ नॉर्मल प्रोसीजर है कि जैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, जो पायलट मॉनिटरिंग है वो इंस्ट्रूमेंट देख के रीड आउट करता है पॉजिटिव क्लाइंब, मतलब जहाज उड़ रहा है, मतलब जहाज पॉजिटिवली क्लाइंब कर रहा है जी। सो जो पायलट फ्लाइंग है वो उसको फिर निर्देश देता है गियर अप। वो गियर हम इसलिए अप करते हैं, अच्छा, वो निर्देश देते हैं उसके बाद ही होता है। अच्छा, वो बोलेगा गियर अप या गियर डाउन, तो जो पायलट फ्लाइंग है, तो पायलट मॉनिटरिंग फिर उसको पायलट मॉनिटरिंग उसको फिर लीवर से गियर ऊपर करते हैं। गियर इसलिए ऊपर फटाफट किया जाता है ताकि जो एयरक्राफ्ट में जो ड्रैग आ रहा है उसको कम किया जाए और जहाज स्मूथली जो है वो क्लाइंब कर जाए। ठीक है। सो अगर ये बिना पायलट फ्लाइंग के निर्देश के पायलट मॉनिटरिंग उसको गियर अप नहीं करेगा। अब इसको सर थोड़ा सा अगर आप प्ले कर दें तो अब हम देख रहे हैं कि ये एकदम नोज टुवर्ड्स द स्काई है और ये उड़ने की दिशा में जा रहे हैं। अब ये उड़ चुका है प्रॉपर उड़ चुका टेक ऑफ हो चुका है, टेक ऑफ हो चुका है। अब यहाँ के बाद सर ये प्लेटो करने लगता है। अब यहाँ से आप देखिए इसको नीचे इसका फ्लाइट पाथ डिसेंट डिसेंड शुरू होता है। हाँ। अब ये क्या है सर? अब ये क्यों हुआ ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है, ये मतलब एयरक्राफ्ट में जो लिफ्ट मिलनी चाहिए ये होना नहीं चाहिए सामान्यतः आपने कभी देखा हवाई जहाज तोड़ता है नीचे तो आता है नहीं, बिल्कुल। अब नीचे आ रहा है इसका मतलब इसको लिफ्ट नहीं मिल रही है ऊपर जाने के लिए। अब वो ग्रेविटी से नीचे आ रहा है और ग्रेविटी से नीचे आ रहा है या इसको जो लिफ्ट नहीं, थोड़ा पहले से अगर इसको हम देखें तो ये ऊपर जा रहा है। हाँ जी, और उसके बाद फिर इसको ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, बट नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है इसको बारे में अभी कोई यही जांच का विषय यही जांच का विषय है और जांच का विषय बहुत सारी थ्योरी चल रही है, ये हुआ होगा वो हुआ होगा, बट अभी क्या है कि क्यों, इतना बहुत प्रीमेच्योर है कहना कि क्या हुआ, यही जांच का विषय है कि वो नीचे क्यों आया। अब यहाँ पर सर इसको अगर आप देखें तो अब यहाँ यही वो शायद जगह रही होगी जब मेडे ये नहीं हमें पता कि मेडे कब कॉल दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ से उड़ करके यहाँ तक अगर पहुंचे हैं 625 फीट 400 करीब फीट 200 कुछ फीट एलिवेशन है अहमदाबाद का, 400 450 फीट। तो ये पैनिक वाली स्थिति आ गई होगी। सामान्य कुछ नहीं कर सकते नहीं, पर सामान्य तौर पे सामान्य तौर हाँ नीचे आ रहा है तो डेफिनेट एक स्थिति है जो पैसेंजर्स को भले ना पता हो, लेकिन जो हो सकता है कि कुछ तकनीकी कुछ होगा, पायलट ने डिसाइड किया होगा कि नहीं जाते तो सामने फील्ड में लैंड करें, कुछ करें, हमें नहीं पता। अभी इसमें पेरीमीटर भी पार हो रहा है जैसा दिख रहा है। हाँ, तभी तो आ गया पेरीमीटर पार, तो एयरपोर्ट से तो निकल गया बाहर। अब ये सीधे एकदम अब ये कंट्रोल के बाहर जा चुका है। नहीं, ये नहीं कह सकते हम कंट्रोल के बाहर जा चुका है। अगर कंट्रोल के बाहर चला गया तो ये कहीं या तो लेफ्ट राइट ओवर घूम के चला जाए, क्या अभी भी कंट्रोल में है। पायलट उसको अभी भी हवाई जहाज उड़ा रहा है, इंजन नहीं है बट फ्लाइट कंट्रोल। अच्छा, आपने दो बातें कही सर, इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द पायलट, थ्रस्ट नहीं है या लिफ्ट नहीं है, लेकिन
इंजन यानी कि पावर ऑफ द इंजन जो है वो लगता है कि पावर नहीं है या पावर चली गई है, लिफ्ट नहीं मिल रही है, वो मेन चीज है। मैं एक लाइन लेकर के आया हूं जो कि मेडे के वक्त बोला गया है पायलट के द्वारा, एंड दैट इज कि उन्होंने कहा है शायद कि नो पावर कांट लिफ्ट द प्लेन, मेडे मेडे नो पावर। अगर ये लाइन सही है, अगर ये लाइन मुझे नहीं अगर पता, ये लाइन सही है और इसकी मैंने तहकीकात करी है, अगर मान लीजिए ये सही है तो दीज वर्ड्स आर देयर, नो पावर कांट लिफ्ट द प्लेन, मेडे मेडे, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि देयर इज नो पावर इन द इंजन। जब इंजन में पावर नहीं रहेगी तो इंजन की एयरक्राफ्ट में स्पीड नहीं रहेगी। आप गाड़ी चलाते हैं, जाहिर चलाते हैं तो स्पीड, फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिलेगी। जब फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिलेगी तो जो लिफ्ट है, जिससे विंग्स जो विंग्स हैं जिससे लिफ्ट प्रोड्यूस हो रही है वो नहीं होगी। जब लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं होगी, जहाज को ऊपर नहीं जाने को मिलेगा, लिफ्ट नहीं मिलेगी, तो वो नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटी से। तो इसीलिए अगर ये सही है, क्योंकि मुझे नहीं पता, अगर आपकी ये बात सही है कि नो पावर कांट लिफ्ट द प्लेन, दैट मींस देयर इज नो पावर इन द इंजन, दैट इज व्हाई द एयरक्राफ्ट इज कमिंग डाउन। अब पायलट जो है, अगर ऐसी स्थिति में जो है, अगर जहाज नीचे आ रहा है तो पायलट का फिर सबसे नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसको हम देखें कि रिहायशी इलाके में ना गिरे। अच्छा, अगला उनका कंसर्न, अगला फिर ये है कि या तो इसको फिर, क्योंकि गियर डाउन है हमारा, तो कोशिश ये करते हैं कि इसको, अब रनवे तो चला गया तो या तो फिर इसको कि ऐसी जगह, क्योंकि जा ही रहा है नीचे, तो या तो फिर ऐसी जगह ले आए जहाँ पे रिहायशी इलाका ना हो। मगर उसको भी अगर पावर नहीं तो लेफ्ट राइट अगर कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से पूरा ही, वो तो पूरा नगर ही था, पूरा हाँ, पूरा कहीं में गिरेगा, पूरा रिहायशी इलाका है। तो हो सकता है उसके बाद भी जो है पायलट ने कोशिश करी होगी, क्या करे हम नहीं कह सकते, बिकॉज जहाज उसके बाद सीधे नीचे चला गया। अगर आपकी बात सही है कि ये नो पावर कांट लिफ्ट द एयरप्लेन, इसका मतलब ये है कि इंजन में पावर नहीं। तो मेडे मेडे कहने के पहले वो वजह उन्होंने मेडे एक इंफॉर्मेशन का तरीका, ताकि मेडे को हम ये बोलते हैं डिस्ट्रेस सिचुएशन, डिस्ट्रेस कॉल बोलते हैं। जब हम मेडे ट्रांसमिट करते हैं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और बाकी हवाई जहाज को पता चलता है कि ये चैनल अभी कम्युनिकेशन चैनल फ्री रखना है, ताकि हम उसको पूरी सहायता प्रोवाइड कर सकें एयरक्राफ्ट को। अब सर ये जो क्रैश हो जाता है सर, हाँ यहाँ पे, इसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर हम पहले आए इसके सर, तो हम पाते हैं कि यहाँ से एकदम सामान्य है, एकदम जैसा कि आप बता भी रहे हैं, एकदम नॉर्मल लिफ्ट है, नॉर्मल तरीके से वो आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है। अब फ्यूल की जो सप्लाई है वो एक शायद वजह होती है सर, जो कि देखिए पावर इंजन में नहीं आना, उसके कई कारण हैं। एक तो फ्यूल सप्लाई रुक गई, दोनों इंजन में एक साथ कैसे हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, इंजन बंद हो जाए या कोई डैमेज हो जाए उसको, जिसको हम लोग FOD बोलते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, या हम उसको बोलते हैं जैसे बर्ड स्ट्राइक। अब बर्ड स्ट्राइक, हाँ, आपको चिड़िया नजर नहीं आ रही, हमें भी नजर नहीं आ रही, हमें तो नजर नहीं आ रही, बट हम नहीं कह सकते कि क्या कारण है पावर लॉस। अगर ये आपकी बात सही है कि पावर लॉस है, तो पावर लॉस क्यों हुआ, इसी की जो इन्वेस्टिगेशन, हम नहीं कह सकते क्यों पावर लॉस हुआ। पावर लॉस होने के कारण अलग अलग हैं। जैसे एक कारण होता है बर्ड हिट, एक बर्ड हिट हो गया, एक हो गया फ्यूल स्टारवेशन जिसको हम बोलते हैं, जहां इंजन में तेल नहीं जाएगा तो इंजन बंद हो जाएगा। मतलब है कि पावर जो है वो, हाँ जी, अगर नहीं पहुंच रहा है तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आप ईंधन जो है वो इंजन तक जा ही नहीं रहा है, नहीं जा रहा। तो ये जो होता है सर, ये क्या कभी कभी कंटामिनेशन ऑफ फ्यूल, क्या वजह होती है जो नहीं जा सकता है? बहुत सारी वजह होती है। फिल्टर के क्लॉग, फिल्टर बंद हो सकता है। जैसे आपका कार का इंजन है, हाँ हाँ, वैसे हवाई जहाज का इंजन तो इंजन ही। अब तेल अगर फ्यूल उसके अंदर जा रहा है, तो फ्यूल सप्लाई आपकी अगर सब हो गई, फॉर मतलब मैं एक आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, हाँ। इंजन बंद कैसे होगा, आपकी कार का इंजन कैसे बंद होगा, आपकी कार का इंजन गर्म होकर सीज हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। अब आजकल तो वो भी सिस्टम नहीं है, नहीं, राइट। अब जो है या तो फ्यूल सप्लाई आपकी सब रोक दी, बाधित हो जाए, फ्यूल सप्लाई बाधित हो जाए तो आपका इंजन में जब फ्यूल नहीं जाएगा तो इंजन बंद हो जाएगा। दो ही कारण, या फिर आपके इंजन में कोई डैमेज होगा, इंजन में कोई आप फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज या कोई ऐसी चीज आपके कार के इंजन में कोई पत्थर चला गया, कुछ चला गया, इंजन डैमेज। सर एक साथ दोनों इंजन बंद हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? बहुत कम। हमको ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है एक साथ, कि इतने एयर ट्रैवल आजकल इतना सेफ है, हम ये नहीं कह सकती दोनों एक साथ। तो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी अगर होगी कि ये फ्यूल सप्लाई दोनों इंजन में एक साथ, नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। बट मेरे को क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं है, और हम उस समय प्रीमेच्योर, बहुत अभी मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या कारण है। वो जो एक पायलट के तौर पर सर आपसे जानना चाहूंगा, वो जो मानसिकता रही होगी उस वक्त, जिस वक्त हम लोग को क्राइसिस आ गया होगा, तो क्या सोचता है पायलट को? नहीं, पायलट को सिर्फ ये चीज सोचते कि कैसे
जो कैप्टन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी जहाज की रक्षा और अपने पैसेंजर्स की रक्षा करना। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज द ओवरऑल सेफ्टी इन चार्ज ऑफ द पैसेंजर्स एंड द क्रू ऑफ, ही इज द पायलट इन कमांड। जब हम बोलते हैं पायलट इन कमांड मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उसके ऊपर, उसके कंधों पर, इतने ह्यूमन लाइफ्स हैं, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल। तो उसके अंदर बस ये है, और उसको मदद करने के लिए उसका को पायलट साथ में होता है। सो बस मेन यही कैसे हम जहाज को और अपने पैसेंजर्स को, अपने क्रू को सुरक्षित रख सकते। सर सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई मोड ऑफ ट्रैवल माना जाता है एयर ट्रैवल है, तो एयर ट्रैवल है। बिल्कुल। और इससे ज्यादा घटनाएं अमूमन ट्रेन्स में, रूट्स पर होती हुई दिखाई पड़ती हैं, पर हमेशा जब भी एयर एक्सीडेंट्स होती हैं तो उसका असर बड़ा व्यापक जाता है। डिस्ट्रेस्ड फील करता है आदमी साइकोलॉजिकली, क्योंकि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं होता है। जो करना होता है पायलट को होता है करना। पायलट उस वक्त किस मेंटल स्थिति में होते हैं, क्योंकि उनको तो चाहिए कि वो ऊपर चले जाए प्लेन, वो ऊपर जा नहीं पा रहा है। सो व्हाट इज इट इन द नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स दैट आई कैन डू, कि वो करना चाहते होंगे और वो नहीं कर पाए होंगे। देखिए ऐसी सिचुएशंस में हमको ट्रेन किया जाता है, हमको जो हमारी इमरजेंसीज होती हैं वो सब चीज़ें हमको सिमुलेटर के अंदर ट्रेन किया जाता है। अगर ये हो गया तो ये करना है, ये हो गया तो। बट आजकल के एयरक्राफ्ट आर ऑल सो मच ऑफ, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन इतना, और एक नहीं 5-5, 6-6 कंप्यूटर रहते हैं कि आपको जो है, जिसको रिडंडेंसी बोलते हैं हम लोग, कि अगर एक भी चीज़ खुले तो दूसरी सामने रहेगी। तो कॉकपिट में जो पायलट का वर्कलोड पहले हुआ करता था वो बहुत ही कम हो गया। सारे पैरामीटर्स आपको शो हो रहा है, आपको सब कुछ शो होते हैं, सब कुछ कंप्यूटर एवरीथिंग इज परफेक्ट। पायलट के पास अब बहुत टाइम है, बहुत टाइम इन द सेंस पायलट का टाइम है कि अब वो रिस्पॉन्स टाइम है, वो डिसीजन लेने का टाइम। क्योंकि फ्लाइंग जो है और वो कंप्यूटर जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ऑटोमेटेड फॉर्म में आ जाता सब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वार्निंग प्रोवाइड कर रहा है, वो सब कर रहा है, सब डैशबोर्ड पर है, सब कुछ आपके पास सामने है। आपको डिसीजन लेने में फायदा होता है। आपके दिमाग में रजिस्ट्रेशन करना, आपके की सब जगह इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, उसको रजिस्ट्रेशन करके उसको फिर उसको एक्ट करना, यही हमारे को पायलट का जब हम चयन करते हैं तो यही सब चीज़ हम उसके हैंड आई बॉडी और मूवमेंट, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो सब चीज़ें जिसको हम मोटरिंग स्किल्स बोलते हैं, वो चेक की जाती हैं पायलट की, तभी जो है वो सब ट्रेनिंग के दौरान चेक की जाती है। अब सर एक आखिरी में प्रश्न, और वो ये है कि हवाई जहाज टेक ऑफ लेता है और टेक ऑफ लेने के बाद उसके फ्लैप्स, वो जिस तरह से आप ऑपरेट करते हैं फिर वो सिंक करता है। इस एक जनरल परसेप्शन जो हम लोगों को, नॉन टेक्निकल लोग हैं हम लोगों को उतना पता नहीं है, इसको एक्सप्लेन सर करें कि उसके बाद फिर वो आसमान में उड़ान भरता है। एक्चुअली क्योंकि ये ग्रेविटी का मसला होता है। एक्चुअली क्या है कि सिंक एक्चुअली वर्ड नहीं, एक्चुअली क्या है कि फ्लैप्स जो होते हैं वो टेक ऑफ में मदद करते हैं। ठीक है, टेक ऑफ के बाद जो है वो फ्लैप्स जो है एयरबोर्न होने में मदद करते हैं। लैंडिंग में वो बहुत टेक्निकल टर्म है, बट हम एयर टेक ऑफ की बात करें तो जिस पोजीशन पे फ्लैप्स किसको कहेंगे सर? अगर फ्लैप्स एक्चुअली विंग के पीछे एक लिफ्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग लिफ्ट ऑगमेंटिंग डिवाइस होती है, एक मूवेबल स्ट्रक्चर होता है विंग्स के पीछे नीचे अंदर नीचे की तरफ, वो ऐसे करके या तो बाहर निकलता है, यानी यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, इसके नीचे ये बाहर निकलता है, और जब टेक ऑफ हो जाता है तो ये अंदर जाके फ्लैश हो जाता है। ठीक है, बट अगर टेक ऑफ के बाद ये बाहर निकला रहेगा तो ये हर एक चीज जो भी जहाज से बाहर निकलती है वो ड्रैग करेगी वो जहाज को, तो उसको बंद करने के लिए क्लीन अप बोलते हैं हम लोग, उसको अंदर ले आ जाते हैं, उसको ज्यादा एरोडायनेमिक बनाते हैं। तो जब हम इसको अंदर, अब जब टेक ऑफ के टाइम पे ये एक्स्ट्रा सरफेस हमको एरिया मिलता है, लिफ्ट ज्यादा मिलती है, रनवे लेंथ हमको कम लगती है, जब इसको अंदर लेते हैं तो नेचुरली जो लिफ्ट हमको मिल रही थी वो लिफ्ट में थोड़ा रिडक्शन होता है। वो रिडक्शन लिफ्ट में होता है, सिंक नहीं करता, लिफ्ट रिड्यूस करती है, बट उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम हवाई जहाज की स्पीड बढ़ती है, वो अपने आप बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, उसके बाद ड्रैग कम हो रहा है, स्पीड बढ़ेगी और अपने आप दोबारा लिफ्ट वापस आ जाएगी। तो हल्की वो थोड़ी नीचे आएगी और फिर तेजी से बढ़ जाएगी, ऊपर उड़ेगी, जब आप फ्लैप्स बंद करेंगे हल्की नीचे आएगी लिफ्ट। हाँ, देयर इज अ ड्रॉप, पर हम ये नहीं कहेंगे, जैसे हम रेट ऑफ क्लाइंब जिसे बोलते हैं, आप रेट ऑफ क्लाइंब 1000 फीट पर मिनट कर रहे हैं, रेट ऑफ क्लाइंब जैसे ऊपर लेंगे तो रेट ऑफ क्लाइंब थोड़ा। ये जानना चाहता मैं, कितने 1000 फीट पर वो करते हैं सर? क्या वो 1000 फीट पे करते हैं? हम लोग जैसे मैं एयरबस पायलट हूँ तो 400 फीट अबव ग्राउंड लेवल जिसको बोलते हैं, 400 फीट मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड है, इसके नीचे आप नहीं फ्लैप ले सकते, क्योंकि अगर रिडक्शन ऑफ लिफ्ट होगा और वेट ज़्यादा होगा तो आपका एयरक्राफ्ट सिंक कर सकता है नीचे, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड हाइट। पर ये तो सिर्फ सिंक करता हुआ दिख रहा है। नहीं, तो ये हम नहीं कह सकते ना। हाँ, मतलब एक जनरल एक मिनिमम, अब ये ऑब्वियसली 400 फीट के ऊपर गया था, 625 फीट थी, 200 फीट अगर एलिवेशन है तो 400 फीट अब, तो 400 फीट एक मिनिमम थ्रेशोल्ड हर एक एयरक्राफ्ट का अलग अलग है।
हाँ। इसका मेजर नहीं पता। लेकिन जैसे इतना मिनिमम ये हाइट जो प्रिस्क्राइब्ड है, इसके हाँ, ऊपर फ्लैप्स ऊपर लेंगे आप। इसके बाद ही आप लेंगे। वो अगर मान लीजिए सर समय से पहले लिया जाए तो भी एक रिस्क होता है। एक है, इसे हर एक चीज का देखिए, हर एक चीज के चेक्स एंड प्रोसीजर्स हैं, हर एक चीज की टेक्निकल है। आप कार चलाते हैं उसमें भी ये हो कि मिनिमम, सब चीज की एक लिमिटेशंस है। हवाई जहाज में लिमिटेशंस होती हैं, हर एक पैरामीटर्स, हर एक सिस्टम की एक लिमिटेशंस है, और उस लिमिटेशन को आप एक्सीड नहीं कर सकते। सही बात है। हम कम स्पीड पर अगर गियर बहुत चले जाते स्पीड हैं चाहिए तो बंद हो जाएगी गाड़ी। और जो भी बेसिकली मैं आपको एक जो हमारे ऑपरेशन मैनुअल्स हैं जहाँ पे ये सब लिखा होता है, हमको सिखाया जाता है, ये सब ऑपरेशन मैनुअल जो है, जब एयरक्राफ्ट बनाया जाता है, एयरक्राफ्ट की जब टेस्टिंग होती है, जब टेस्ट पायलट्स को फ्लाई करते हैं, किस पर्पज से हवाई जहाज बनाया जा रहा है, कमर्शियल यूज़ के लिए है, मिलिट्री यूज़ के लिए है, फाइटर प्लेन है, कि किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, उसको भी पैरामीटर्स उसके डिफाइन होते हैं। उसके बाद हवाई जहाज का कंसेप्चुलाइजेशन पूरा होता है, कंसीव किया जाता है, फिर एयरक्राफ्ट हवाई जहाज बनाया जाता है। तो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो बनाया है बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी के लिए था, और उसका जो स्ट्रक्चर मटेरियल देखिए, जो भी चीज़ हमको हवाई जहाज में पीछे खींचेगी, हमको उतनी पावर आगे चाहिए, उसको पावर करने के लिए हमको तेल चाहिए। ठीक है, तो तेल अगर आप एंड ऑफ द डे इट इज द फ्यूल एफिशिएंसी विच इज द मेन थिंग। तो फ्यूल एफिशिएंट और कंफर्ट, लॉट ऑफ थिंग, कंफर्ट लेवल भी इसका वन ऑफ द जिसको हम बोलते हैं कैबिन ऑल्टीट्यूड, अब आपको इतना टेक्निकल टर्म नहीं पता हो, वन ऑफ द वेरी सेफेस्ट एंड कंफर्टेबल एयरक्राफ्ट 787 ड्रीमलाइनर। बट क्या हुआ, तो सर अगर मैं आपकी बातों को आखिर में समराइज करूं तो ये जो एलिवेशन लूज करता है ये एयरक्राफ्ट, वो दरअसल दो वजहों से संभव दिखाई पड़ता है, या एक वजह कह लें कि बर्ड हीट हो या कोई और चीज हो, इंजन बंद हो जाती है, पावर लॉस हो जाता है, इंजन में पावर नहीं है, मनूवर करने की कोशिश पायलट कर रहे हैं, मनूवर वो करने में सक्षम भी है जो भी उनके पास पावर है, लेकिन इंजन बंद हो गया है और वो आसमान में जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाते हैं, धीरे धीरे वो सिंक करने लगता है। इसमें जो पावर बंद हो जाता है उसकी एक वजह तो चलिए इंजन में नहीं, दूसरी ये हो सकती है कि उन्होंने, हो सकता है कि फ्लैप्स जल्दी बंद कर दिए हो। ये कुछ हम इस समय नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते हैं। हमें नहीं पता क्या हो। हाँ। हमें दिख रहा है कि जहाज नीचे आ रहा है, और जैसे आपने बताया कि मेडे में बोला पावर लॉस, दैट मींस इंजन में पावर नहीं था। अब सर एक आखिर में वो जो आपका आपने जो गूगल मैप, इससे सर आप क्या मेकआउट कर पा रहे थे सर? नहीं, इससे यही था कि टेक ऑफ करने के जैसे दिख रहा 3 किलोमीटर के अंदर ही स्ट्रेट, जब क्या होता है कि जब टेक ऑफ हम करते हैं तो कुछ डायरेक्शन आपको, जब तक आप एक डिपार्चर प्रोसीजर बोलते हैं, अच्छा, इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर प्रोसीजर होता है, हर एक एयरपोर्ट का होता है, कौन सा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करके जो है उसको कौन सा डिपार्चर प्रोसीजर फॉलो करना है, टर्न राइट जाना है, टर्न लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, देन गोइंग आउट टू अपना जो ट्रैक जो उसका है, जहाँ वो जा रहा है, जैसे लंदन जा रहा था, तो मुझे अभी मेरे को नहीं पता कि क्या डिपार्चर इन्होंने किया होगा रनवे 23 से, क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको डिपार्चर इसलिए यू टर्न लिया। नहीं, वो अलग, वो तो रनवे की बात है। टेक ऑफ के बाद जब यहाँ करने के बाद राइट जाने हैं, वो एक डिपार्चर जो है वो तो पता ही नहीं चला। नहीं, तो वो क्या होता है कि एक सर्टेन हाइट तक, सर्टेन डिस्टेंस तक आप सीधे जाएंगे, उसके बाद आप राइट या लेफ्ट जाएंगे। ये डिपार्चर एक पब्लिश डिपार्चर। अच्छा, तो वो सीधे ही हाइट में जा रहा था, कभी राइट टर्न लेफ्ट टर्न लेने का वो अवसर ही नहीं आया। यही बोल, ये वो अवसर आता उसके पहले ही, और वो एक सर्टेन हाइट को अटेन करें। हाइट एंड डिस्टेंस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, डिपेंड करता है एयरपोर्ट पे। कुछ एयरपोर्ट बोलते हैं आपको 4 या 5 माइल तक जाना है, उसके बाद राइट, वो पब्लिश डिपार्चर है। अच्छा, अब जैसे रोड्स नीचे बनी हुई है, अब वैसे एग्जैक्टली कि आप आगे जाके राइट टर्न लेंगे, आप जो भी है, तो वो डिपार्चर जो है, जिसको हम डिपार्चर बोलते हैं, वो कई जगह हाइट पर होता है, कहीं जगह स्पीड डिस्टेंस पे होता है, कहीं जगह दोनों जगह होता है। इतनी हाइट और इतने डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप राइट लें, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस अराउंड हैं या कुछ भी है, पहाड़ हैं, कुछ भी है, तो वो एयरपोर्ट का पब्लिश प्रोसीजर होता है, उसको हमको फॉलो करना होगा। और सर जांच में क्या मेकर्स जो होते हैं, जैसे बोइंग मेकर्स है, तो उनका भी अपना सहयोग होता है? नेचुरली वो तो पूरा करेंगे ना, बोइंग अपना जहाज देखेंगे कि जहाज में क्या हमारे जो एस्टैब्लिश प्रोसीजर हैं, उनके टेस्ट पायलट्स, उनके इंजीनियर्स, उनके जो भी आर्किटेक्ट्स हैं, जो भी हैं, वो सब आएंगे देखने के लिए, क्या दिक्कत थी। तो ये जो एक जो कहा जा रहा है कि फ्यूल ओवर फ्यूलिंग, कुछ ज्यादा वजन नहीं कर सकते, ये सब फैक्टर्स होते हैं क्या सर? कुछ नहीं, मतलब सब ऑल अब देखिए क्या होता है, अभी आजकल सब कंप्यूटराइज्ड हो गया। अच्छा, वो तो सब कुछ शो करेगा, वो आपको टेक ऑफ की स्पीड ही नहीं निकाल के देगा। तो वो तो खैर कंप्यूटर मना कर देगा,
कि आपका वेट ज़्यादा है। आप कोई वेट आज के टेम्परेचर के हिसाब से और आज के वेट के हिसाब से आपको स्पीड नहीं देगा, आपको वेट कम कीजिए इसका। तो वेट कम करने के तरीके हैं, फ्यूल कम कीजिए या पैसेंजर्स कम कीजिए, बट चूंकि जहां तक, इसलिए ये सब चीजें प्लानिंग स्टेज पे एवरीथिंग कंपनी प्लानिंग स्टेज पे करती है पूरा। ये कितने पैसेंजर्स की बुकिंग लेनी है, कितना लोड है, कितना कार्गो है, वो सब पायलट को दिया जाता है, वो पहले प्लानिंग हो जाती है। बट लास्ट मिनट चेंजेस कभी कभी होते हैं, कभी पायलट एक्स्ट्रा फ्यूल भी लेता है, कभी वेदर के हिसाब से। तो कंप्यूटर पे जब आप फिट करते हैं सारा पैरामीटर्स, कंप्यूटर रिजल्ट निकालता है, वो रिजल्ट ही नहीं निकालेगा, वो निकाल देगा, नीचे आ जाएगा कि आपको इतना ओवरवेट चल रहा है, आप टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। स्पीड नहीं दिखाएगा, मुझे स्पीड ही निकालेगा, खत्म हो गई। फिर आप स्पीड फीड कैसे करेंगे सिस्टम? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपसे। थैंक यू सो मच सर, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, बहुत सी बातें सामने आ गई हैं और ये कोई रहस्य नहीं है, ये पूरी तरह से साइंस है कि किस तरह से एलिवेशन नहीं अटेन कर पा रहा था वो जहाज जो कि इस त्रासदी का शिकार हुआ, और क्या वजह हो सकती है। अभी मानकर के ये चला जा रहा है, जैसा कि मेडे की बातें आ रही हैं कि पार नहीं था इंजन में, लेकिन जैसा कि कैप्टन साहब कह रहे हैं, अमूमन दोनों इंजन एक साथ फेल कर जाए, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है। क्या हुआ था, जांच जारी है, शायद बाद में हमें पता चले, लेकिन ये त्रासदी अपने आप में बहुत सी चीजें सिखा गई है, और ये सिखा गई है कि हमें और भी ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। कैमरामैन राणा विनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24।